डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभव पढ़ने वाले हैं। अब ये इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक कंटेनर बना रखा है। इस पात्र में मैंने एक वैद्युत अपघट्य का विलयन भर दिया और इसमें एक धातु की छड़ को डुबो दिया है। ये किसकी छड़ है? मेटल यानी धातु की। अब धातु की छड़ को मैंने एक लिक्विड सॉल्यूशन में डुबोया, जो सॉल्यूशन किसका है? किसी भी वैद्युत अपघट्य का। वैद्युत अपघट्य जो विद्युत द्वारा आयनों में टूट जाते हैं वो पदार्थ होते हैं, जैसे NaCl, KCl, Na2SO4, अमोनियम क्लोराइड वगैरह। तो ये मैंने मान लीजिए NaCl का सॉल्यूशन है या कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है या जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए यह जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है ZnSO4 और ये रोड जो है वह जिंक की है। ओके, कौन सी मेटल है ये? जिंक। तो जिंक की मेटल है और जिंक सल्फेट का ही सॉल्यूशन है। तो जब इस धातु की छड़ को इसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो लवण के विलयन और धातु की यह संपर्क सतह पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर मतलब वोल्टेज डिफरेंस। किस किस के बीच? धातु की छड़ और वैद्युत अपघट्य की संपर्क सतह पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि मान लीजिए मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या होगा कि यहां पर रॉड जो लेनी होगी मुझे, वो किसकी लेनी होगी? कॉपर की। तो कॉपर की रॉड किसमें डुबोई है मैंने? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जैसे ही वह रॉड डूबेगी तो यह संपर्क सतह ये किसके टच में आएगी? वैद्युत अपघट्य के टच में आएगी। तो इसके और विद्युत अपघट्य के बीच में एक वोल्टेज डिफरेंस यानी विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा और वह विभवांतर ही हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव। अब यहाँ पर इसको एक सिंपल, जैसे आपने फिजिक्स में अगर कैपेसिटर पढ़ा हो, संधारित्र पढ़ा हो, तो वहां पर हमने देखा था कि ये दो संधारित्र की प्लेटें होती हैं, जो एक पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। तो ये चार्ज का क्या हो रहा है? सेपरेशन हो रहा है। तो आवेशों का जब सेपरेशन होता है यानी पृथक्करण होता है, तो उस समय यह वोल्टेज डिफरेंस पैदा होता है यानी विभवांतर पैदा होता है। जैसे मान लीजिए यह कोई जिंक की छड़ है और इस जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकले, तो एक तो हो गया जिंक +2 अलग, और दो इलेक्ट्रॉन जो निकले वह इस इलेक्ट्रोड से मेटल वायर के द्वारा बाहर चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन, और जैसे मैं यूं कह सकता हूं आपको कि एक ले लेते हैं अपन जिंक, और जिंक ने क्या किया? अपने आप को जिंक +2 में बदल लिया और कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये धन आयन और ऋण आयन का क्या हो गया? पृथक्करण हो गया। तो इसकी वजह से क्या उत्पन्न हो जाएगा? वोल्टेज डिफरेंस पैदा होगा, और इस वोल्टेज डिफरेंस यानी विभवांतर को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड विभव की हमारी डेफिनेशन होगी। अब इलेक्ट्रोड विभव का एक और रूप होता है जिसे हम बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SEP। ओके, तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी होती है। और वो कंडीशंस क्या है कि पहली चीज तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखना होता है। यानी जो हमने अभी कंटेनर देखा था ये वाला,
इसमें जो ये पूरा सिस्टम जहां रखा हुआ है जिस कमरे में, वहां टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा हमें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या जिसको हम केल्विन में बोलते हैं 298, 298 केल्विन। तो एक तो हमें टेम्परेचर 298 केल्विन रखना पड़ेगा। दूसरा, जो हमने लिक्विड लिया था, इस लिक्विड का, इसमें जो लिक्विड था उसकी सांद्रता यानी मोलरता कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर। इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। ये 2 कंडीशन हो गई। और तीसरी चीज हम ये देखेंगे कि जब हम यह इलेक्ट्रोड कौन सा वाला ले रहे हैं, मेटल का, तो यहां पर तो हमें 2 ही कंडीशन अप्लाई करनी है। कौन कौन सी, एक तो टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, और दूसरा जो सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी 1 मोलर होना चाहिए। लेकिन जब हम गैसीय इलेक्ट्रोड लेंगे हाइड्रोजन वाला, तो वहां प्रेशर भी हमें याद रखना होगा। वहां पर प्रेशर हमें 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां दाब की भी कंडीशन अप्लाई करनी होती है। तो यह कहलाता है हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव। यहां मैंने डेफिनेशन दी है कि किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 298 केल्विन ताप पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन की संपर्क सतह पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है सेल विभव की। तो सेल क्या होता है? तो अभी हमने पहले देखा था, जैसे गैल्वेनिक सेल का एक अच्छा एग्जांपल हमने डेनियल सेल पढ़ा था। डेनियल सेल में एक तो इलेक्ट्रोड होता है जिंक, जो कि एनोड का काम करता है, और दूसरा इलेक्ट्रोड होता है कॉपर वाला, जो कि कैथोड का काम करता है। अब जब हमने दोनों हाफ सेल यानी अर्ध सेलों को एक दूसरे के पास रखा और उन्हें एक मेटल वायर से जोड़ दिया, और उनके दोनों के विलयनों को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, एक सॉल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु से। ठीक है, ये पूरा सिस्टम हमने देखा था। तो वहां पर दोनों अर्ध सेल जो हमारे पास थे, उनके इलेक्ट्रोड जो हमने लिए थे, उनके बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा, वही विभवांतर क्या कहलाता है, सेल विभव। यानी गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों, कौन कौन से 2 इलेक्ट्रोड थे, जिंक और कॉपर। तो गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर ही सेल विभव कहलाता है। अब यहां तो हमने सेल विभव देख लिया। एक वर्ड और आता है, विद्युत वाहक बल, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं, ईएमएफ। वो ईएमएफ क्या होता है वो देखते हैं अपन। विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल और विभव में थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो क्या है, वह स्थिति जिस समय सेल से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, यानी सेल से कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा हो, तो उस समय जो सेल का विभव होता है ना, उसे ही हम क्या कह देते हैं, विद्युत वाहक बल। यानी कंडीशन क्या है कि सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं होना चाहिए, उस समय सेल का विभव ही विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब सेल का विद्युत वाहक बल लिखते समय हमें यह चीज ध्यान रखनी होती है कि जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है, वह सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव को जोड़ के निकाला जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम निकालना चाह रहे हैं ई सेल, और यह ई सेल जो हम निकालेंगे वह ई कैथोड प्लस ई एनोड द्वारा निकालेंगे। यानी कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव तथा एनोड का इलेक्ट्रोड विभव, दोनों को हम जोड़ देंगे। लेकिन यहां पर एक चीज बात ध्यान रखनी है आपको कि जब भी हम इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे, तो एक सेल में तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है,
और दूसरे सेल में अपचयन की क्रिया होती है। इसे हम देखते हैं कि जब हमने गैल्वेनिक सेल का डेनियल सेल पढ़ा था, ठीक है, तो डेनियल सेल में एक तो जिंक की रोड थी। जिंक की रोड किसका काम कर रही थी? एनोड का। तो उस एनोड पर हो रहा था ऑक्सीकरण। आपने देखा होगा कि जिंक क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था और जिंक +2 में बदल रहा था। और कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे थे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। तो जब जिंक पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो वहां जो विभव होगा वो कहलाएगा ऑक्सीकरण विभव। ओके। और दूसरी जगह जब हम कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड पर क्या था? कॉपर +2 आयन जाकर के क्या ग्रहण कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स। जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो वह बदलेंगे कॉपर में। यहां हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना यानी अपचयन। ओके। तो यहां पर जो विभव आएगा वो आएगा अपचयन विभव। ओके। तो इसका तो हमें मिल रहा है कौन सा? कैथोड का तो अपचयन विभव और एनोड पर हमें मिल रहा है ऑक्सीकरण विभव। तो अभी देखना आप कि हमने एक तो ऑक्सीकरण विभव और एक अपचयन विभव, दो विभव की बात करी। ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इस चीज को कि हमने जो एनोड था उसको हमेशा किस साइड में लिखा जाता है? अभी जैसे अपन ने सेल बनाया तो सेल को तो हम लेफ्ट में और राइट में कैसे भी घुमा करके रख सकते हैं। मान लीजिए ये एनोड है और ये वाला कैथोड है। इसको अगर हम यूं कर देंगे तो सेल को पोजीशंस के अकॉर्डिंग तो कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आगे हम एक चीज पढ़ेंगे, सेल आरेख या सेल नोटेशन। तो सेल नोटेशन में हम एनोड को लिखते हैं लेफ्ट साइड में और कैथोड को लिखते हैं राइट साइड में। ठीक है। तो यहां पर मैंने उसी के अकॉर्डिंग यह ई दायां और ई बायां लिख दिया। अब आप बताओ कि अगर हमें ई सेल निकालना है तो हम एक तो किसको ऐड कर रहे थे? कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव को प्लस एनोड के इलेक्ट्रोड विभव को। अब एनोड पर कौन सी प्रोसेस हो रही थी? ऑक्सीकरण की प्रोसेस। तो यहां लिख सकता हूं मैं ऑक्सीकरण हो रहा था। तो ऑक्सीकरण हो रहा था तो ये विभव कौन सा मिलेगा? ऑक्सीकरण विभव। और कैथोड पर क्या हो रहा था? अपचयन। तो यहां हमें क्या मिलेगा? अपचयन विभव, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रिडक्शन पोटेंशियल और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके। अब देखिए, जब भी हमें ऐड करना हो और टोटल सेल पोटेंशियल निकालना हो, सेल का विभव निकालना हो, तो हमें या तो अपचयन विभव लेना चाहिए दोनों का, या दोनों का ऑक्सीकरण विभव लेना चाहिए। और ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय एक चीज के कि अगर ऑक्सीकरण विभव मान लीजिए 2 है तो अपचयन विभव -2 होगा, और अगर अपचयन विभव +2 है तो ऑक्सीकरण विभव -2 होगा। मैंने इसलिए बताया कि सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि साइन अलग अलग होते हैं, चिन्ह अलग अलग होते हैं, लेकिन उसकी न्यूमेरिक वैल्यू जो है, आंकिक मान, वह सेम रहता है। तो यहां पर क्या चेंज करेंगे अपन? मैं यूं लिख सकता हूं कि जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो भी है वह क्या होगा? मान लीजिए अपन इसको देख लेते हैं कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, कौन सा वाला है ये? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यह रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना हो तो कुछ नहीं करना, -EZN हो जाएगा और ये कहलाएगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल। ओके। तो यानी ऑक्सीकरण विभव जो होगा उसी को हम नेगेटिव में लिख दें
तो वह क्या हो जाएगा, अपचयन विभव। तो मैं एक काम करूं कि यहां पर इस एनोड के ऑक्सीकरण विभव को भी अपचयन विभव में बदल दूं। तो अपचयन विभव में बदलने में मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है उसे रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस ई लिखना पड़ेगा। तो मैं यहां पर माइनस कर देता हूं इसको। तो मैं इसको पूरे को हटा करके, ये देखिए आप, ये मैं हटा देता हूं और इसको हटा करके और इसकी जगह अपन लिख देते हैं माइनस ई। और अब इसको मैं क्या लिखूंगा, अपचयन विभव। अब ये माइनस और ये प्लस मिलकर के क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो देख लीजिए, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, ये हटा देते हैं अब। और प्लस माइनस को एक साथ अपन क्या लिख सकते हैं, ये माइनस। ठीक है, ये लीजिए। तो ये कैथोड का क्या हो गया, अपचयन विभव। और यह एनोड का क्या हो गया, अपचयन विभव। तो बताइए, ई सेल निकालने के लिए आपको ई कैथोड माइनस ई एनोड करना पड़ेगा। और ये जो फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, यह ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड होगा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि सेल का विभव निकालने के लिए हमें कैथोड और एनोड के विभव को जोड़ना है। पर चूंकि एक पर तो ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए उसका ऑक्सीकरण विभव हमें मिलेगा, और दूसरे पे अपचयन हो रहा है तो उसका अपचयन विभव हमें मिलेगा। तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं। और जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो यह सही नहीं है, क्योंकि हमें जोड़ना किसको चाहिए, या तो दोनों के ऑक्सीकरण विभव को या फिर दोनों के अपचयन विभव। तो यहां पर हमने दोनों के अपचयन विभव को जोड़ा, तो वह किस तरीके से ई कैथोड माइनस ई एनोड की फॉर्म में आ गया। अब आप यहां पर एक चीज बिल्कुल हमेशा के लिए याद रख लेंगे कि जो भी आपका फॉर्मूला है ये वाला, इस फार्मूले को याद रख लेंगे कि जब भी आपको सेल का विभव निकालना हो तो ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड का ही यूज करेंगे। और इसको याद रखने की मैं एक ट्रिक बता देता हूं कि यहां पर आपको ई सी माइनस ई ए, और यहां पर इसको सी ए से याद रख लेना कि ई सेल इक्वल टू ई सी माइनस ई ए, यानी कैथोड में से एनोड को माइनस करना है। सी ए से याद रख लेंगे, सी ए अपन जानते हैं चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं। तो सी ए से याद रख लेंगे, सी पहले आएगा, ए बाद में आएगा, और उनमें से क्या होगा, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, यानी माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो ये हमने कंप्लीट क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रोड विभव। तो दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई कि एक तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और एक मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, और सेल विभव हम कैसे निकालते हैं। तो सेल विभव निकालने के लिए ये फार्मूला आप याद रखेंगे, क्योंकि इसी के बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम में आते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट उसमें आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।